हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? 54, 46, 34, 26, 14। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, देखिए जब भी सीरीज का कोई प्रश्न मिले ना तो दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। पहली बात ये होती है, हमें देखना होता है कि सीरीज असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। अगर इस सीरीज की बात करें तो ये डिसेंडिंग आर्डर में है, घटते क्रम में है। जैसे 54 के बाद 46, 46 के बाद 34, 34 के बाद 26, 26 के बाद 14। ठीक है, और दूसरी बात ये देखनी है कि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम है क्या। किसी भी दो संख्या के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे, 14 और 26 के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपका कितने का है? 12 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 20 से कम है। अगर सीरीज डिसेंडिंग आर्डर में है और दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम है, तो इसका मतलब है कि उस सीरीज में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। डिसेंडिंग आर्डर में सीरीज है तो माइनस तो कन्फर्म है होगा। माइनस कब होगा? अगर दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस 20 से कम होगा, और 20 से अगर ज़्यादा होगा उस केस में क्या होता है? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 54 से क्या बन रहा है? 46 बन रहा है। तो अगर 54 में से क्या माइनस कर देंगे तो 46 आ जाएगा। अगर -8 कर देंगे तो 46 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 46 से 34 हो रहा है तो 46 में से क्या माइनस करेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। अगर -12 कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। पुनः 34 से 26 बन रहा है, 34 में से क्या माइनस करेंगे तो 26 आएगा। -8 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, पुनः 26 से 14 बन रहा है तो क्या -26 में करेंगे कि 14 आ जाएगा। अगर हम लोग -12 पुनः कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले -8 हो रहा है, उसके बाद -12, पुनः -8, पुनः -12, यानी अगली बार क्या होगा? पुनः -8 होगा। और जब हम 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 6 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है? दिया गया है जिस तरह 345 50 से संबंधित है उसी तरह बताना है 465 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा हमें बताना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की जो संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे है 345 और 50 है, ये दो संख्याएं आपस में कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 465 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो 345 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से 50 बन रही है। ठीक है, हम 345 से भी 50 ला सकते हैं या 50 से 345, दोनों केस चलता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 345 के डिजिट का सम कर दें तो 5 4 9 3 12 हो रहा है, और 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, और 2 ऐड करेंगे 50 आएगा। ठीक है, सपोज ऐसे मैं देख रहा हूँ 3 4 3 7 5 12 आ गया, और 12 × 4 + 2 करने पे कितना आ जाएगा? 50। इसके भी डिजिट का सम कर लेते हैं तो 6 4 10 5 15, और 15 आ रहा है। 15 × 4 कर लीजिए और +2 कीजिए तो 15 चौको 60 और 60 2 62, यानी 62 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, लेकिन ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है। यानी इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते हैं। पुनः अब दूसरा कंडीशन बच गया कि 50 से 345 देख लेते हैं। अगर 50 में क्या कर दें कि 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 आ जाएगा ना। 7 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 350 आ जाएगा, और 350 में से माइनस क्या कर दें? आपका 5 कर देंगे तो क्या आएगा? आपका 345 आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी होना चाहिए 465 में। अब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, 465 में से अगर 5 माइनस कर देंगे 460, यानी जो भी संख्या यहाँ रही होगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो 460 से क्या होगा? 460 उससे कटेगा, और किसी भी ऑप्शन के संख्या से 460 नहीं कट रहा है, यानी इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, मैं सारे पहलू को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोचने का यही तरीका होता है। अब अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जो मैं लिख के बता रहा हूँ आप 1 से 2 सेकंड में समझ जाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, 3 है, 4 है, 5 है, इसके डिजिट है 345 के। अगर हम लोग क्या करें, 3 के स्क्वायर कर दे, 3 का डिजिट का, और 4 का स्क्वायर कर दे, और 5 का स्क्वायर कर दे और ऐड कर दे,
ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, 16 9 25 और 25 25 50, यानी आ रहा है ना आपका यहाँ पे 50 आ गया। यानी हुआ क्या कि 345 के जो डिजिट हैं उनके डिजिट का स्क्वायर करके सम करने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम चीज़ हम लोग 465 में कर लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। सम कर देंगे तो कितना हो गया 36 16 कितना हो गया तो 52 हो गया, और 52 25 कितना हो गया 77 हो गया। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 77 आएगा, और 77 किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फिगर काउंटिंग का ही एक टाइप का प्रश्न है। कई दफ़ा हमसे पूछा जाता है, कोई आकृति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि उसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने आपके वर्ग हैं या कितने आपके आयत हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, लैंग्वेज बदला गया है। पूछा जा रहा है कि कितने समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ही हमें काउंट करना है कि जो फिगर दिया है ना इसमें कितने त्रिभुज हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज कितने हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी को पता होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वही समकोण त्रिभुज होता है। तो अब देख लेते हैं कि इस तरह का त्रिभुज इसमें इस आकृति में कितने हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, पहला अगर ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक बन जाएगा, यहाँ 90 बन रहा है, एक यहाँ बन जाएगा। सेम इसके अपोजिट में एक बन जाएगा, 2 बन गया। ठीक है, 2 यहाँ बन गया ना। तो इस आकृति को देखेंगे और इस आकृति को देखेंगे और इस आकृति को देखेंगे तो तीनों आकृति सेम है, तो तीनों जगह 2 2 बनेगा। यानी कितना हमारे पास बन गया, टोटल 6 बन गया। ठीक है, 6 बन गया। अगला हमें यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे भी तो एक दिख रहा है ना 6, एक यहाँ दिख रहा है, एक 7 हो गया। सेम यहाँ पे भी एक दिख रहा है 7, एक 8 हो गया। यानी टोटल इसमें कितना बन रहा है, 2 और ऐड कर लेंगे, टोटल कितना बन रहा है इसमें 8 क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि JHUT बराबर 160 लिखा है तो SACH बराबर क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। लेकिन ये बात 99% सवाल में होता है, हर सवाल में हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा अगर प्रश्न मिले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू का सम करना होता है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का सम करके देखेंगे कि 160 आ रहा है कि नहीं। प्लेस वैल्यू का सम करके कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, यही होगा, या कुछ माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हो, या कुछ प्लस हो। ठीक है, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है। ऐड कर लेते हैं तो 20 20 40 41 10 51 और 51 8 कितना हो गया तो 59 आ गया। ठीक है, 59 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो 160 है। अगर इसमें किसी संख्या का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कर दें देख लेते हैं। अगर हम लोग इसमें क्या कर दें कि क्षेत्रीय 18 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमको कितना चाहिए 160 चाहिए, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 42 ऐड करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, प्लस 42 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम प्रक्रिया लागू होना चाहिए कि नहीं, SACH में भी करेंगे तो सेम प्रक्रिया लागू होना चाहिए कि नहीं, यानी आना चाहिए। तो S का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, C का कितना होता है 3 होता है, और H का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, ऐड कर दीजिए 19 से 20 3 23 और 23 8 31 हो गया। कितना आ गया सम 31 आ गया। यहाँ पे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ भी हम किसका मल्टीप्लाई कर लें, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आएगा, और यहाँ हमने 42 ऐड किया था तो 42 ऐड कर दीजिए। तो 60 40 100 104 आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में दुर्भाग्यवश नहीं है। तो ये तरीका नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्लेस वैल्यू का सम होता है केवल 99% केस में लागू होता है। 1% में क्या होता है कई दफ़ा कि जो नंबर है, नंबर का क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। जैसे ये नंबर है, जैसे इसमें अल्फ़ाबेट के कितने अक्षर हैं उनके काउंट करके उनको स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, तो ये उस टाइप वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है JHUT को क्या करते हैं, अगर इसमें देखें कितने अक्षर हैं तो 4 अक्षर हैं, 4 है ना,
4 का आप क्या करिए, स्क्वायर मार दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 4 का पुनः क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 64 64 16 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 80 का आप 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया हम लोग SACH में कर लेते हैं। इसमें भी कितने हैं, 4 आपके अक्षर हैं, तो 4 यहाँ लिखते हैं और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 16 आ जाएगा। और पुनः 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 और 16 ऐड करेंगे तो 80, और 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 160 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 160। और 160 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बताया था। देखिए प्लेस देखिए, लेकिन इतनी तेजी होनी चाहिए, ये सब सारा चीज़ें लिखना नहीं है, लिख करके करेंगे फिर तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम तो निकलने वाला मुश्किल हो जाएगा। लिख करके मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आता है ना, तो आपका जो पहला अप्रोच होता है ना, इसके प्लेस वैल्यू का सम आपका करना मजबूरी होता है, और कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है ना, आप करके एक बार चेक उसको जरूर करेंगे, लेकिन उसको 2 4 5 7 सेकंड में चेक करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, और दूसरा इस अप्रोच पे आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, आपको एक नंबरों का पेयर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि लुप्त स्थान है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, या तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रो में सॉल्व करेंगे या तो कॉलम में सॉल्व करेंगे, 2 तरीका होता है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही सॉल्व करते हैं। तो इधर आप लोग रो की तरफ देखेंगे तो 52 90 बड़ी संख्याएं हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, रो के साइड में सॉल्व करेंगे और बड़ी संख्या को ही हमको लाना होता है। तो 13 है, 16 है, 52 है। तो 13 और 16 का प्रयोग करके हम 52 कैसे ला सकते हैं, तो देखिए 13 और 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 चौको 16, 13 चौको 52 आ जा रहा है कि नहीं, तीसरी संख्या बिल्कुल आ रहा है। सेम चीज 15 24 में कर लेते हैं। 15 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 छके 24 और 15 छके 90 आ रहा है कि नहीं। सेम चीज़ हम लोग 23 और 36 में कर लेते हैं। तो 23 और 36 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए तो 4 9 36 और 23 9 कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 207 आएगा। और 207 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। आपका कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है। एक प्रश्न आता है या कैलेंडर से आ जाए या क्लॉक से आ जाए। रीजनिंग के प्रश्नों में एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। कैलेंडर से पूछ लिया जाए या क्लॉक से पूछ लिया जाए। तो सिंपल सी बात है, बोला गया कि 1 अगस्त को बुधवार है तो अगले महीने में उसी साल 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। तो 1 अगस्त को बुधवार है तो अगस्त महीने में कितने दिन बच गए, 30 दिन बच गए, ठीक है। और यहाँ 1 सितंबर को बताना है तो 1 ऐड कर लीजिए, यानी टोटल दिन 31 हो गए। अब 31 दिनों में विषम दिन निकाल लेते हैं। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 7 चौको 28, यहाँ 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा, बचेगा ना। 3 रिमाइंडर बचेगा तो इसको 3 बुधवार में ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे बुधवार में 3 तो क्या आएगा, बुध बीएफए शुक्र शनिचर, यानी शनिवार आ जाएगा 1 सितंबर को। ठीक है, क्या आ जाएगा, शनिवार। और शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए एक चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने 31 को 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया है और रिमाइंडर 3 कैसे निकाला है। देखिए हर 7 दिन के बाद क्या होता है, सेम डे रिपीट होता है कि नहीं। यानी आज अगर इतवार है, रविवार आज है, तो 7 दिन के बाद पुनः रविवार होगा कि नहीं। देखिए अगर 1 अगस्त को बुधवार था तो 7 अगस्त को 8 अगस्त को बुधवार होगा, यानी 7 + 7 दिन के बाद और बुधवार आएगा, पुनः 7 दिन के बाद और बुधवार आएगा। तो मैंने ऐसे ही 31 दिनों में 7 का बनेगा ना, तो 7 हर 7वें दिन बाद बुधवार तो आएगा ना। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो मैं देख लिया कि कितने बुधवार बन रहे हैं, यानी कितनी बार में कट जा रहा है। जितनी बार में कटेगा वहां तक तो बुधवार बनेगा, जो रिमाइंडर रहेगा वही तो अब आगे बढ़ेगा ना। रिमाइंडर को बुधवार में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 सितंबर पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जल्दी के लिए ऐसा किया जाता है कि जो भी टोटल दिन होता है उसमें रिमाइंडर निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा मुश्किल हो जाएगा ना कि 31 दिन है, आप गिनते जाइए कि बुधवार है तो एक दिन बुधवार के बाद आप 1 काउंट किए, 2 तारीख को किए, 3 को किए, 4 को किए, ऐसे काउंट करके फिर तो समय उसमें लगेगा ना। इसलिए रिमाइंडर हम निकाल करके तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों को सार्थक क्रम में हमें अरेंज करना है। क्या दिया गया है? महीना, दिन, वर्ष, घंटा, मिनट। इस टाइप का जो प्रश्न होता है ना, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्नों का करने का जो सिंपल तरीका होता है, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग सबसे पहले जो भी शब्द दिए गए होते हैं ना, उनको एक बार अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे 5 शब्द दिया गया है ना, पांचों शब्द को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस विषय में ये सारे जो शब्द हैं किस विषय से संबंधित है, किस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि महीना है, दिन है, वर्ष है, मिनट है, घंटा है। यानी एक बार हमने पढ़ा तो हमें क्लियर हो गया कि ये बोल रहा है कि किसी साल के अंदर महीने होते हैं, महीनों में दिन होते हैं, दिन में क्या होते हैं, घंटे होते हैं, घंटे में मिनट होते हैं। तो इसी तरह कुछ हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? वर्ष आएगा। और वर्ष किस पे दिया है? 3 नंबर पे। वर्ष के अंदर क्या आता है? महीना आता है, तो इसको 1 नंबर पे रख लेते हैं। और महीने के अंतर्गत क्या आता है? दिन आता है, तो दिन को 2 नंबर पे रख लेते हैं। और दिन में क्या आता है? घंटा आता है, तो घंटे को 4 पे। और घंटे में क्या आता है? मिनट, तो मिनट को 5 पे रख लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा कुछ सार्थक क्रम बनेगा 312, 45 और 312, 45 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है? जिस तरह बानर मनुष्य से संबंधित है, उसी तरह बिल्ली क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस शब्द से संबंधित होगा? सेम सेकंड नंबर का सवाल है जो अभी हम लोगों ने ऊपर दूसरा नंबर सवाल किया था। वहां पे क्या था? वहां पे आपको नंबर दी गई थी, संख्याएं दी गई थी, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है। लेकिन करने का सेम तरीका होगा। कई बार आपको क्या दे देगा? यहाँ पे अल्फाबेट का पेयर दे देगा। ठीक है, तो करने का लेकिन सेम तरीका होगा। जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे संबंधित हैं, क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध लॉजिक को हम लोग बिल्ली और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बानर मनुष्य की बात करें ना, तो बानर को क्या बोला जाता है? बानर को पूर्वज बोला जाता है। बानर को पूर्वज बोला जाता है किसका? मनुष्य का। बानर को पूर्वज बोला जाता है मनुष्य का। उसी तरह बिल्ली को किसका पूर्वज माना जाता है? बिल्ली को किसका पूर्वज माना जाता है? तो चीता का पूर्वज माना जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस तरह से बानर को मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, माना नहीं बिल्कुल है भी। बानर क्या होता है? जिस तरह मनुष्य का पूर्वज होता है, उसी तरह बिल्ली क्या होता है? तो चीता का पूर्वज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है? दिया गया है तुरई, सब्जियां और सलजम। इन 3 शब्दों से हमको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अगर तुरई और सब्जियां की बात करें तो तुरई और सब्जियां में कोई संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि तुरई क्या होती है? एक सब्जी होती है। और सब्जी और सलजम में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल, सलजम भी एक सब्जी होती है। और तुरई और सलजम में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग क्या है? एक सब्जियां हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ सबसे पहले हमने क्या बना लिया? ये क्या है आपका? सब्जियां। ये आपका क्या हो गया? तो सब्जियां हो गया। यहाँ पे मैंने बना लिया, ये सब्जियां हो गया। ठीक है, और सब्जी के अंतर ही आपका तुरई आ रहा है और सलजम आ रहा है। टी से तुरई हो गया और सलजम को मैंने एस से डिनोट किया। लेकिन तुरई और सलजम में कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग बनाएंगे। और कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सवाल दिया गया है? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए, बोला जा रहा है ना कि 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, यानी कोई एक क्लास है जिसमें क्या है? 72 बच्चे हैं। 72 क्या है? बच्चे हैं। 72 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। यानी जो बॉय हैं, ठीक है, जो बॉय है ना वो गर्ल से डबल हैं। यानी अगर बॉय और गर्ल की रेशियो की बात करें तो 2 और रेशियो 1 है। यानी बॉय अगर बच्चे 2 हैं तो लड़कियां 1 हैं, 2 गुना, तभी तो 2 गुना होगा ना। 1 का 2 गुना 2 है ना। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बतानी है, बॉय कितने हैं बताना है। अब देखिए, 2 संबंध है, 1 दिया है, यानी 2 और 1 3 रेशियो का मान कितना दिया है? 72 दिया है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा?
तीन रेशियो का मान कितना दिया है, 72 दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और हमें दो रेशियो का मान बताना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई तो 24 दूना कितना हो गया, 48, यानी बच्चे कितने हैं, 48 हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।